नमस्कार। आज की इस विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और हर बार की तरह मेरे साथ हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। नमस्कार। और हाँ, आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, रिसर्च पेपर्स और नोट्स का एक काफी भारी भरकम बंडल रखा है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है स्थानीय स्वशासन, जिसे हम आसान भाषा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या जमीनी स्तर का लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि सत्ता यानी जो फैसले लेने की ताकत है वो दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से सफर करती हुई हमारे मोहल्ले या दूर दराज के किसी गांव तक आखिर कैसे पहुंची। और ये सफर कोई सीधा या आसान रास्ता नहीं था। हाँ बिल्कुल। ये तो किसी ऐतिहासिक थ्रिलर से कम नहीं है। देखिए, अगर हम इस विषय को केवल एक प्रशासनिक ढांचे या कुछ नियमों की किताब के रूप में देखेंगे तो हम इसकी असल आत्मा को मिस कर देंगे। सही कहा। इसे समझने के लिए हमें एक विशाल पेड़ की कल्पना करनी चाहिए। एक पेड़ की शाखाएं चाहे आसमान को छू रही हों, लेकिन अगर उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं गई हैं तो एक तेज आंधी उसे उखाड़ सकती है। बिल्कुल, जड़ें मजबूत होनी चाहिए। ठीक इसी तरह किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें जमीनी स्तर के आम लोगों की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी ना हो। ये पेड़ वाली बात वाकई बहुत सटीक बैठती है। अगर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करें, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, तो मेरे दिमाग में एक पिरामिड की तस्वीर बनती है। एक पिरामिड का ढांचा। हाँ, आप एक बड़े से पिरामिड के बारे में सोचिए। उसकी सबसे ऊपरी हिस्से पर केंद्र सरकार बैठी है, फिर बीच वाले हिस्से में राज्य सरकारें आती हैं, लेकिन उस पूरे पिरामिड का जो सबसे चौड़ा और सबसे निचला आधार है, वहां हमारी स्थानीय सरकारें काम करती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही वो चौड़ा आधार है जो ऊपर के पूरे पिरामिड का वजन संभालता है। बिल्कुल। अगर ये आधार कमजोर पड़ जाए तो शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए संतुलन बनाए रखना असंभव हो जाता है। अब यहाँ एक बात है जिसने मुझे हमारे रिसर्च नोट्स पढ़ते हुए सच में हैरान कर दिया। क्या? मैं हमेशा से यही सोचता था कि चुनाव, पंचायतें, ये सब तो आधुनिक लोकतंत्र की देन है। मुझे लगा था कि अंग्रेजों के आने के बाद हमने ये सब सीखा होगा, लेकिन हमारे स्रोत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, ये धारणा बहुत आम है, लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्रोत हमें बहुत पीछे ले जाते हैं। हजारों साल पहले भी शासकों को ये बात पता थी कि राजधानी में बैठकर किसी दूर के गांव का विवाद नहीं सुलझाया जा सकता। अच्छा। बिल्कुल। गांव का प्रशासन वहां का स्थानीय व्यक्ति ही सबसे बेहतर तरीके से समझ सकता है। अगर हम बहुत पीछे जाएं, वैदिक काल की बात करें, तो उस समय विधत नाम की एक सभा का जिक्र मिलता है। विधत? तो क्या ये कोई ऐसा दरबार होता था जहां राजा फैसले सुनाता था? नहीं, ये एक तरह की स्थानीय परिषद थी। ये सभा राजा को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराती थी। लोग अपनी बात राजा तक पहुंचा सकते थे। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस सोच थी। तो क्या ये व्यवस्था मौर्य या गुप्त काल में भी कायम रही? हाँ, बल्कि ये समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती गई। मौर्य काल तक आते आते ग्राम स्तर पर एक मुखिया की बाकायदा नियुक्ति होने लगी थी। और गुप्त काल में तो इसके लिए प्रॉपर पदनाम बना दिए गए थे। नगर के प्रमुख अधिकारी को विषयपति और गांव के स्तर पर प्रशासन संभालने वाले को ग्रामपति कहा जाने लगा। और इसके बाद जब सल्तनत काल आया, यानी 1206 से 1526 तक का समय, तब तो शासन का पूरा तरीका ही बदल गया होगा। उन्होंने इसे खत्म नहीं किया, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला। सल्तनत काल में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पद उभर कर सामने आए। कौन कौन से? पूरे इलाके का प्रशासन देखने के लिए मुकद्दम, टैक्स इकट्ठा करने के लिए पटवारी और विवादों को सुलझाने के लिए चौधरी। आज भी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये सच में अद्भुत है कि हजारों सालों से ये चेन चली आ रही है। लेकिन जब हम आज के इस कानूनी ढांचे की बात करते हैं तो हमारे नोट सीधे ब्रिटिश काल की तरफ इशारा करते हैं। आखिर अंग्रेजों को इसे कानूनी रूप देने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा हाथ था। उस क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया था कि वे भारत के आम जनमानस से पूरी तरह कटे हुए हैं। अच्छा, तो उन्हें डर लग गया था। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि निचले स्तर पर लोगों के साथ जुड़ना ही होगा ताकि उनका गुस्सा शांत रहे। तो मतलब ये कोई परोपकार नहीं था। तो इस दिशा में पहला बड़ा कदम किसने उठाया? असल गेम चेंजर साबित हुए लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 तक वे भारत के वाइसरॉय रहे। 1882 में उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। उनके इस कदम का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और उनके उस प्रस्ताव को
इसका मैग्ना कार्टा माना जाता है। मैग्ना कार्टा, आखिर रिपन ने ऐसा क्या कर दिया था? उन्होंने पहली बार इसे संस्थागत रूप दिया। जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनाए गए और तहसील स्तर पर तालुका बोर्ड बनाए गए। इसका पहला प्रयोग 1884 में मद्रास में हुआ था। चलिए, तो अंग्रेजों ने एक तरह से नींव रख दी। हाँ, लेकिन मुझे जो हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है वो है आजादी के बाद का समय। जब संविधान सभा बैठी होगी तब तो उन्होंने खुशी खुशी इन पंचायतों को अपना लिया होगा। हालात इतने सरल नहीं थे। सच में? हाँ, यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। संविधान सभा के भीतर इस मुद्दे को लेकर एक बहुत ही गहरी बहस छिड़ गई थी। वहां दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं आमने सामने खड़ी थी। मैं नोट्स में देख रहा हूँ, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल, और हमें ये पूरी निष्पक्षता से समझना होगा कि दोनों के तर्क क्या थे। बिल्कुल, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो अगर गांधी जी के नजरिए से शुरुआत करें तो उनका विजन क्या था? गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का था। उनका तर्क था कि गांवों का विकास तभी होगा जब स्थानीय लोगों के पास अधिकार होंगे। उनकी मांग थी कि इसे पूर्ण संवैधानिक दर्जा मिले। ये विचार तो बहुत आदर्श लगता है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर इसके विरोध में क्यों थे? डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क उस समय की जमीनी हकीकत पर आधारित था। उनका मानना था कि उस समय के गांव अशिक्षा और जातिवाद से ग्रस्त थे। सामाजिक असमानता बहुत थी। बिल्कुल, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थानीय स्तर पर शक्ति दी गई तो जो शक्तिशाली और अमीर लोग हैं वो राजाओं की तरह व्यवहार करेंगे। अच्छा। इससे निम्न वर्ग का दमन और बढ़ जाएगा। इसीलिए वो तत्काल संवैधानिक दर्जे के खिलाफ थे। ये तो बहुत ही विचारणीय बिंदु था। तो फिर संविधान सभा ने इस टकराव का समाधान कैसे निकाला? एक बीच का रास्ता निकाला गया। इसे तुरंत अनिवार्य संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। इसके बजाय इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में डाल दिया गया। और नीति निर्देशक तत्वों में होने का मतलब है कि ये राज्यों के लिए केवल स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं। बिल्कुल सही, कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी। और शायद इसीलिए शुरुआती सालों में जो प्रयोग हुए वे विफल रहे। नोट्स बताते हैं कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी। हाँ, और ये योजनाएं केवल कागजी साबित हुई। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों को वास्तविक शक्ति और धन का हस्तांतरण नहीं किया गया था। बिना फंड के तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस नाकामी के बाद क्या हुआ? द टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। 1957 में इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का खाका रखा। जरा 3 टियर सिस्टम को समझाएं। सबसे ऊपर जिला स्तर, जहां जिला परिषद बनी, जो डीएम के नेतृत्व में सलाहकार का काम करती थी। ठीक है। फिर मध्य में खंड या ब्लॉक स्तर, जहां पंचायत समिति बनी, और सबसे नीचे ग्राम स्तर, जहां ग्राम पंचायत बनी, जो असल में कार्यकारी संस्था थी। मतलब जमीन पर असल काम ग्राम पंचायत को करना था। इसे लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसे लागू किया गया। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा गया। चलिए, 60 के दशक में एक ढांचा बन गया। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो अशोक मेहता समिति बनी। क्या उन्होंने कुछ नया जोड़ा? उन्होंने तो पूरे ढांचे को ही बदलने की बात कह दी। उन्होंने 3 की जगह 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। 2 स्तरीय मतलब बीच का ब्लॉक स्तर खत्म? हाँ, उन्होंने कहा सिर्फ जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि ये पहली समिति थी जिसने संवैधानिक दर्जे की मांग की। ये बहुत बड़ी बात थी। क्या ये लागू हुआ? नहीं, सरकार गिरने के कारण ये खारिज हो गई। इसके बाद तक ऐसे समितियों की बाढ़ आ गई। 1985 में जीबी के राव समिति, 1986 में एलएम सिंघवी समिति जिसने संवैधानिक दर्जे की पुरजोर वकालत की। फिर 1988 में गाडगिल समिति और 1989 में पी के थुंगन समिति। हाँ, इतनी सारी समितियां, और इन सभी का एक ही निष्कर्ष था, यही कि कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक दर्जा देना ही होगा। असली शक्ति के लिए कानूनी दाद चाहिए। फिर तो ये सफर एक राजनीतिक संघर्ष बन गया। 1989 में राजीव गांधी के प्रयास, जो 64वें और 65वें बिल थे, वो राज्यसभा में गिर गए। बिल्कुल। 1990 में वीपी सिंह भी असफल रहे।
तो आखिर ये अंतिम विजय कब मिली? अंतिम सफलता पीवी नरसिम्हा राव के समय मिली। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ। ये एक बहुत बड़ा पल था सुनने वालों के लिए। अगर इसके मुख्य तथ्य देखें तो 73वां संशोधन ग्रामीण इलाकों के लिए था। हाँ, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय जैसे कृषि, डेयरी, स्थानीय स्तर को दिए गए। और ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। बिल्कुल। और 74वां संशोधन नगरीय इलाकों के लिए था, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। सही कहा। इसमें भाग 9A, 12वीं अनुसूची और 18 विषय शामिल किए गए। तो अगर एक क्विक रिकैप करें तो आज स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। हाँ, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। लेकिन रिपन के मैग्ना कार्टा से लेकर 73वें और 74वें संशोधन तक का सफर सत्ता को जनता के हाथ में सौंपने का वास्तविक साधन बन गया। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये केवल कुछ समितियां या अधिनियम नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के नीति निर्माताओं ने धीरे धीरे ये सीखा कि विकास दिल्ली से गांव तक नहीं जाता, बल्कि गांव से शुरू होकर देश तक पहुंचता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे घरों के बाहर की सड़क, मोहल्ले की साफ सफाई या गांव की डिस्पेंसरी, ये सब इसी लंबी ऐतिहासिक लड़ाई का नतीजा है जो सत्ता को हमारे सबसे करीब ले आई है। बिल्कुल। लेकिन इस सब पर विचार करने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? संविधान ने स्थानीय निकायों को दर्जा और विषय तो दे दिए, लेकिन क्या उन्हें आज भी पूरी तरह से वित्तीय आजादी या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली है? या वे आज भी फंड के लिए राज्य और केंद्र की ओर देखने को मजबूर हैं? इस बारे में खुद गहराई से सोचिएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलते हैं अगली बार।